हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ISLM मॉडल का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ISLM मॉडल का पार्ट 2। देखिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ISLM मॉडल होता क्या है। ISLM में I और IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, एंड LM का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि मनी डिमांड, और M का मतलब मनी सप्लाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1936 में जब केन्स की थ्योरी आई थी तो केन्स ने क्या किया था, रियल वेरिएबल और मॉनेटरी वेरिएबल को क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था, यानी गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को कनेक्ट कर दिया था। लेकिन केन्स ने बताया था कि कैसे मॉनेटरी वेरिएबल का रियल वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं की कि रियल वेरिएबल का मॉनेटरी वेरिएबल पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ओके, उसके बाद आए हिक्स। केन्स के कुछ ही टाइम बाद हिक्स ने अपनी थ्योरम दी जिसे हम ISLM मॉडल कहते हैं। इन्होंने LM की जगह ओरिजिनल थ्योरम में LL का यूज किया था। ओके, तो हिक्स ने जब ISLM मॉडल दिया उसमें उन्होंने बात करी कि रियल वेरिएबल और मॉनेटरी वेरिएबल दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं और दोनों के एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं IS कर्व क्या होती है, LM कर्व क्या होती है, इनकी स्टीपनेस किसकी चीज पर डिपेंड करती है और किस वजह से ये शिफ्ट करते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि इनका इक्विलिब्रियम कैसे होता है और ISLM कर्व्स पर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या चेंज आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये थी हमारी IS कर्व। मैंने आपको बताया था कि ये IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से हमारी इनकम बढ़ेगी। इसीलिए IS कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसके अलावा हमने जाना था कि IS कर्व शिफ्ट किस वजह से होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। केन्स ने कहा था हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। ओके, और चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इनकम पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चाहे इकोनॉमी में कितनी भी इनकम हो, गवर्नमेंट इनकम देख के एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े, चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, हमारी IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ओके, और वहीं पे अगर ये एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो हमारी IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। एक चीज याद रखनी थी कि इनके बढ़ने का और घटने का कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, मूवमेंट इन IS कर्व होती है, ना कि शिफ्टिंग इन IS कर्व। ओके, तो ये हमारी IS कर्व, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R और ये हमारी इनकम Y। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा यानी कि R से R1 होगा तो हमारी इनकम Y से क्या हो जाएगी, Y1 हो जाएगी। जब R रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारी इनकम Y है, हम इस पॉइंट पे हैं IS कर्व के। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है तो हमारी इनकम Y1 है, हम इस पॉइंट पे हैं IS कर्व के। तो हमारी गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R होगा तो इस पॉइंट पे होगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 होगा तो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। अब मान लीजिए हम IS कर्व पे ना होके किसी और पॉइंट पे हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इनकम क्या है इकोनॉमी में, Y। ठीक है, इकोनॉमी में इनकम Y है और इस Y इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था ये R, लेकिन इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R1 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होना चाहिए उससे क्या है, कम है इस पॉइंट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा होने का मतलब है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी गुड्स मार्केट में। EDG का क्या मतलब है, एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट पे ना होके इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये, और इनकम क्या है Y1। अब Y1 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना क्या चाहिए था, ये वाला IS कर्व वाला R1, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या इस पॉइंट पे, ये वाला R वाला। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है जितना इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था उससे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो जब गुड्स मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो इस पॉइंट को इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है, एक्सेस सप्लाई है गुड्स मार्केट में। ओके, तो अब हमें पता लग गया कि अगर हमारी इकोनॉमी IS कर्व के राइट साइड में किसी पॉइंट पे होगी तो इसका मतलब है कि गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। वहीं पे अगर इकोनॉमी IS कर्व के लेफ्ट साइड में होगी तो इसका मतलब होगा कि गुड्स मार्केट में एक्सेस डिमांड है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट टू द राइट ऑफ IS कर्व देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द गुड्स मार्केट, to the point left of the IS curve there is excess demand in the
गुड्स मार्केट। तो ये तो होगी गुड्स मार्केट की बात। अब मनी मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारी एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। मैंने आपको बताया था अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मनी डिमांड इंक्रीज होगी, और जब मनी डिमांड इंक्रीज होगी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो एलएम कर्व क्या बताती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बता रही है। ओके, इसीलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। और इसके शिफ्ट होने का कारण मैंने आपको क्या बताया था, एक कारण बताया था कि जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज होगी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। और ये मैंने आपको शिफ्ट करके बताया भी था। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे देखिएगा। सारी शिफ्टिंग मैंने आपको बताई थी, आईएस कर्व की कब कब होती है और एलएम कर्व की कब कब होती है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी में मान लीजिए मनी डिमांड बढ़ जाती है या फिर कह लीजिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ जाती है, लेकिन इसके बढ़ने का कारण क्या नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा है फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन इकोनॉमी में मनी डिमांड बढ़ गई, तो मनी डिमांड बढ़ने से एलएम कर्व क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, और अगर मनी डिमांड कम हो रही है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये भी हमने बात कर ली थी। अब ये है हमारी एलएम कर्व और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनकम है वाई। अगर इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आर से आर1 हो जाता है, तो हमारी इनकम वाई से क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, y इनकम है, हमारी इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यानी मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर इनकम y1 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r1 होगा और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। अब मान लीजिए एलएम कर्व पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ना होके इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इनकम है y1 और इस y1 इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये r, यानी कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जितना होना चाहिए था उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, यानी कि इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, मनी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं क्या होगा, एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। इस पॉइंट पे क्या होगी, एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट होगी। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट पे ना होके इस पॉइंट पे होते, यानी कि एलएम कर्व के हम लेफ्ट साइड में होते, तो एलएम कर्व के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इनकम क्या है, वाई, तो इस वाई इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था ये वाला, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, ये वाला, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जितना इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब इस ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग बोरो कम करेंगे, ठीक है, लोग बैंक से बोरो कम करेंगे, और इसके अलावा जिनके पास कैश पड़ा है वो भी अपना पैसा जाके बैंक में जमा करा देंगे क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो इकोनॉमी में मनी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब मनी डिमांड कम होने का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली मनी सप्लाई ज्यादा है इस पॉइंट पे, ठीक है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट कौन सा होता है, एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट। इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट में। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हमारी इकोनॉमी एलएम कर्व के राइट साइड में कहीं पे है तो वहां पे क्या होगी, एक्सेस डिमांड होगी मनी मार्केट में, और अगर वो लेफ्ट साइड में कहीं पे है तो वहां पे एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट पॉइंट राइट ऑफ द एलएम कर्व, ये आप देख सकते हैं एलएम कर्व के राइट में है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड होगी मनी मार्केट में। ओके, वहीं पे लेफ्ट ऑफ द कर्व यानी कर्व के लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब देखिए ये हमारी आईएस कर्व, ये हमारी एलएम कर्व, ये हमारे आईएस कर्व की प्रॉपर्टीज। आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, शिफ्ट किस वजह से होगी, और अगर हम आईएस कर्व के राइट साइड में है तो एक्सेस सप्लाई होगी गुड्स मार्केट में, अगर हम आईएस कर्व के लेफ्ट साइड में है तो एक्सेस डिमांड होगी गुड्स मार्केट में। और ये हमारी एलएम कर्व की प्रॉपर्टी। एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, एलएम कर्व शिफ्ट किस किस वजह से होगी, और अगर हम एलएम कर्व के राइट साइड में है तो एक्सेस डिमांड होगी मनी मार्केट में, और हम एलएम कर्व के लेफ्ट साइड में है तो एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट में। ये सब हमने देख लिया। अब ये आईएस एलएम कर्व इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और वाई क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। अब यही पॉइंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए अगर हम इस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे होते, मान लीजिए इस पॉइंट पे होते, तो मनी मार्केट में तो हम इक्विलिब्रियम पे हैं क्योंकि हम एलएम कर्व पे हैं, लेकिन क्या हम गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम पे हैं, जी नहीं, क्योंकि हम आईएस कर्व के राइट साइड में है। और मुझे पता है कि जब हम आईएस कर्व के राइट साइड में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, तो यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगा, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। और अगर इस पॉइंट के अलावा हम इस पॉइंट पे होते तो फिर आप देख सकते हैं हम एलएम कर्व पे हैं, यानी कि मनी मार्केट में तो हम इक्विलिब्रियम पे हैं पर गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि हम आईएस कर्व के लेफ्ट साइड में आ गए। अब आईएस कर्व के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है गुड्स मार्केट में। ओके, तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इसी तरह अगर हम आईएस कर्व पे होते लेकिन इस साइड में होते, तो आईएस कर्व यानी कि गुड्स मार्केट में तो हम इक्विलिब्रियम पे हैं
पर हम मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि हम LM कर्व के राइट साइड में है, और LM कर्व के राइट साइड में होने का क्या मतलब है, देयर इज एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। उसी तरह इस LM कर्व के अगर हम लेफ्ट साइड में होते इस पॉइंट पे, तो हम IS कर्व पे हैं, इसलिए गुड्स मार्केट में तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन मनी मार्केट में क्या होगा, लेफ्ट साइड में एक्सेस सप्लाई होगी। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे हम IS कर्व पे भी है और LM कर्व पे भी है, इसलिए यहाँ पे मनी मार्केट और गुड्स मार्केट दोनों क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पे होंगी। इसीलिए जहां पे IS कर्व और LM कर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब हमें यहाँ से एक और बात पता चली कि अगर मान लीजिए हम इस एरिया में कहीं पे भी हैं, अब इस एरिया में कहीं भी होने का मतलब है कि हम IS कर्व के भी राइट साइड में हैं और LM कर्व के भी राइट साइड में हैं। तो IS कर्व के राइट साइड में होने का क्या मतलब है कि एक्सेस सप्लाई है गुड्स मार्केट में, और LM कर्व के राइट साइड में होने का क्या मतलब है, एक्सेस डिमांड है मनी मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट, एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। उसी तरह अगर इस एरिया में कहीं पे होती इकोनॉमी, इस एरिया में कहीं पे भी इकोनॉमी होती, किसी भी पॉइंट में इकोनॉमी होती, उसका क्या मतलब हुआ कि हम IS कर्व के क्या हो गए, लेफ्ट साइड में हो गए, लेकिन LM कर्व के क्या है, हम राइट साइड में है। तो IS कर्व के लेफ्ट साइड होने का मतलब है कि गुड्स मार्केट में क्या है, एक्सेस डिमांड है, लेकिन LM कर्व के हम राइट साइड में है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड है मनी मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट एंड एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। वहीं पे अगर हम इस एरिया में कहीं पर होते, तो इस एरिया में क्या है, हम LM कर्व के लेफ्ट साइड हो गए, ओके, और IS कर्व के भी लेफ्ट साइड हो गए, ठीक है। तो IS कर्व के लेफ्ट साइड हो गए, इसका मतलब है कि हमारी एक्सेस डिमांड होगी गुड्स मार्केट में, और LM कर्व के लेफ्ट साइड में हो गए, मतलब कि एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट में। एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट, एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट। और इस एरिया में अगर हम कहीं हैं, तो हम LM कर्व के कहाँ हैं, लेफ्ट साइड में है, और IS कर्व के क्या है, राइट साइड में है। तो IS कर्व के राइट साइड में होने का मतलब है कि एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट, और LM कर्व के लेफ्ट साइड में होने का मतलब है कि एक्सेस सप्लाई फॉर मनी मार्केट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट एंड एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट। अभी मैंने इंक क्लियर कर दी है इस पे से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब चाहे आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इस सब का रीजन क्या है, क्यों LM कर्व के राइट साइड में एक्सेस डिमांड होती है मनी मार्केट में, और क्यों LM कर्व के लेफ्ट साइड में एक्सेस सप्लाई होती है मनी मार्केट में, ये सब बातें मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपका मन करे आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देखिए ये हमारा IS कर्व है, ये हमारी LM कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जिसपे ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये Y क्या है, हमारी इनकम है, नेशनल इनकम है, या फिर हम इसे आउटपुट भी कह सकते हैं, ओके। ये आगे हमारी IS कर्व की प्रॉपर्टी कि IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, किस वजह से होगी, शिफ्ट किस वजह से होगी, और IS कर्व के अगर हम राइट में हैं तो क्या होगा, IS कर्व के हम लेफ्ट में हैं तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमने कर ली। अब देखिए अगर इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों ऑटोनोमस हैं और ये बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके बढ़ने का कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारी IS कर्व क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं IS से IS1 हो गई, ओके। और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा। इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये और इनकम होगी ये। वहीं पे अगर ये सारे एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाता तो हमारी IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने पे न्यू इक्विलिब्रियम ये आ जाता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2 और इनकम है Y2। तो इस तरीके से IS कर्व अगर शिफ्ट हो रही है तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज याद रखने वाली है, देखिए हमने मल्टीप्लायर का केस पढ़ा था कि मल्टीप्लायर पे हमारी IS कर्व की स्टीपनेस डिपेंड करती है, यानी कि उसका स्लोप डिपेंड करता है। एक और चीज याद रख लीजिएगा कि अगर मल्टीप्लायर इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर बढ़ने से क्या होगा, हमारी IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और हमारा इकोनॉमी में मल्टीप्लायर कम होता है तो IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई। मल्टीप्लायर की वैल्यू मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, क्योंकि K किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस MPC, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है MPC के। तो अगर मल्टीप्लायर बढ़ेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था कि IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। वहीं पे अगर मल्टीप्लायर कम होगा यानी कि MPC कम होगी और IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर इकोनॉमी में डिजायर टू सेव कम हो गई तो IS कर्व किधर मूव करेगी, और बच्चे इस पे कंफ्यूज हो गए थे। देखिए डिजायर टू सेव कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन लोग बढ़ा रहे हैं,
उनकी सेविंग की डिजायर नहीं है, वो कंजम्पशन करना चाहते हैं। तो कंजम्पशन बढ़ी मतलब कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ी, यानी कि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, तो आईएस कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होनी थी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अब ये होगी आईएस कर्व की शिफ्टिंग की बात। अब हम एलएम कर्व की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारी एलएम कर्व है, ये हमारी आईएस कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इनकम है। ये मेरी एलएम कर्व की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब एलएम कर्व शिफ्ट किस वजह से होती है? अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ये आ गई न्यू एलएम कर्व और ये आ गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये R1, इनकम क्या है? Y1। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। वहीं पे अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बढ़ गया है, और ये आ गई हमारी इनकम Y2। तो इस तरीके से अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, मनी सप्लाई डिक्रीज होती है एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और इस तरीके से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव करेगा। ओके, अब इसके अलावा एलएम कर्व कब शिफ्ट होती है? जब मनी डिमांड इंक्रीज हो जाए। देखिए मनी डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज होने का कारण इनकम नहीं होना चाहिए, तो मनी डिमांड इंक्रीज होने से एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मनी डिमांड इंक्रीज हुई इकोनॉमी में, मनी सप्लाई हमने चेंज नहीं करी है, तो रिलेटिवली देखा जाए मनी डिमांड इंक्रीज हो रही है, मनी सप्लाई उतनी ही है, तो रिलेटिवली हमारी मनी सप्लाई कम हो रही है ना। इकोनॉमी में मनी डिमांड बढ़ रही है, मनी सप्लाई हमने छेड़ी नहीं, तो रिलेटिवली देखा जाए तो मनी सप्लाई कम हो रही है, और मनी सप्लाई कम होने से एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी मनी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे कैसे शिफ्ट करता है आईएस कर्व और एलएम कर्व के चेंज होने से। अब हम देख लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो गवर्नमेंट पॉलिसी यूज करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है आईएसएलएम कर्व पे? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट या तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है या फिर टैक्स कम करेगी, या अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी टैक्स बढ़ाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स में चेंज करती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है गवर्नमेंट तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और टैक्स कम कर रही है तब क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हमारी आईएसएलएम कर्व, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया, ये हमारी इनकम होगी Y, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में क्या हुआ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड तो नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोनॉमस होगा, और साथ ही साथ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड भी नहीं करता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था आईएस कर्व क्या होगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी आईएस कर्व क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए हमारी आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुई, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के बारे में आपने पढ़ा हो तो डेल वाई अपॉन में डेल जी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। तो अगर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, हमारी इनकम क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो हमारी इनकम कितने से बढ़ेगी? हमारी इनकम बढ़ेगी डेल जी इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी से। तो ये इनकम जो है हमारी, ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इनकम कितनी बढ़नी चाहिए? ये इनकम बढ़नी चाहिए डेल जी इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपी से। इतनी हमारी इनकम बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वजह से बढ़ी। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इससे क्या होगा? इनकम बढ़ेगी लोगों की, और इनकम के बढ़ने से मैंने आपको बताया था मनी डिमांड इंक्रीज होती है, और मनी डिमांड इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारी इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम बढ़नी चाहिए थी यहां तक, लेकिन अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, R1 हो गया, तो हमारी इनकम कहां तक बढ़ेगी? ये बढ़ेगी। तो ये आएगा हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी? Y से Y1 बढ़नी कितनी चाहिए थी मल्टीप्लायर की वजह से? यहां तक Y2 तक, लेकिन बढ़ी कहां तक? यहां तक, और ये है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉनेटरी वेरिएबल और रियल वेरिएबल दोनों काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी। ठीक है, यानी कि हम रियल वेरिएबल से अब मॉनेटरी वेरिएबल पे आ रहे हैं, और मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट से फिर इनकम कम होगी। ये इन्वेस्टमेंट कौन सी कम हुई थी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है? गवर्नमेंट बैंक से पैसा उठाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती है उसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है,
तो क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से हमारे मल्टीप्लायर में जितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती, उससे थोड़ी कम बढ़ती है। ओके, केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने कहा था कि जो मल्टीप्लायर होगा वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को क्या कर देता है? खारिज कर देता है। लेकिन आईएसएलएम मॉडल ने कहा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट काम करता है और मल्टीप्लायर की वजह से जितनी इनकम बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, उससे थोड़ी कम बढ़ती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला केस। अब हम देख लेते हैं अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो क्या होगा। देखिए, ये हमारी आईएस कर्व, ये हमारी एलएम कर्व, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और ये हमारी इनकम वाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए। अब टैक्स कम होगा तो लोग क्या करेंगे? टैक्स कम होगा तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ओके, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने से मैंने आपको बताया था आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब टैक्स कम हुआ है तो आपने टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में सुना होगा, डेल वाई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू में एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो हमारे टैक्स कम होने से इनकम कितनी बढ़ जाएगी? डेल वाई इज इक्वल टू में डेल टी इंटू एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, इतनी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये इनकम कितनी बढ़ेगी? ये बढ़ेगी डेल टी इंटू एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, इतनी वैल्यू के बराबर ये इनकम बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है, टैक्स कम होने से लोगों की कंजम्पशन बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। ओके, तो इससे क्या हो जाता है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है और इस इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को फिर इंटरफेयर करना पड़ता है और इंटरफेयर करने से क्या होता है? गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने से इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम कम हो जाएगी। तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए थी टैक्स मल्टीप्लायर की वजह से इतनी, लेकिन इस टैक्स के कम होने से हमारी जो इन्फ्लेशन आया, सेंट्रल बैंक ने इंटरफेयर करी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होने से हमारी इनकम कम होगी। तो जो इतनी इनकम बढ़नी चाहिए थी वो इतनी तो कम होगी और यहीं तक बढ़ी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये हमारी चेंज इन इनकम होगी। ये था फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये हमारा आईएस कर्व है, ये हमारी एलएम कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी क्या है? इनकम है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि मनी सप्लाई का बढ़ना या कम होना, या तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है ना, या फिर कह सकते हैं हम मनी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन लेवल ऑफ इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई या फिर मनी डिमांड कम हो गई, तो दोनों ही केस में एलएम कर्व क्या होती है? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया और हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है। और वहीं पे अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होने की बजाय कम हो जाती तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाती, या फिर मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती, तो क्या होता? एलएम कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती, ठीक है। तो ये था आईएसएलएम मॉडल का केस। मैंने आपको बताया कि आईएसएलएम मॉडल में इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे क्यों होता है जहां पे आईएस कर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं होता। इसके अलावा हमने बात करी कि कब गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, कब गुड्स मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी, कब मनी मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी और कब मनी मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी। ये सारे हमने चीजें करी थी। इसके बाद हमने देखा फिस्कल पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा आईएसएलएम के इक्विलिब्रियम पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आईएसएलएम मॉडल। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।